नमस्ते और इतिहास की गहराइयों में उतरने वाली हमारी आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्ते। हमारे एक श्रोता ने प्राचीन भारतीय इतिहास की समय रेखा पर आधारित एक काफी विस्तृत स्रोत साझा किया है और ये हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। जी हाँ, ये सफर काफी लंबा है। हम पाषाण युग के शुरुआती इंसानों से लेकर हर्षवर्धन के दौर तक जाएंगे। तो आज हमारा मकसद है इस विशाल जानकारी के भंडार से उन अहम बदलावों और कह सकते हैं निर्णायक मोड़ों को समझना जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को गढ़ा। बिल्कुल। तो चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ तारीखों और राजाओं के नामों की सूची नहीं देख रहे हैं। हाँ, वो तो है। ये असल में मानव समाज, अर्थव्यवस्था, तकनीक और संस्कृति के विकास की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। सही। कैसे छोटे छोटे समुदाय राज्यों में और फिर राज्य बड़े साम्राज्यों में तब्दील हुए, ये जानना हमें आज को समझने की भी एक नज़र देता है। इसमें मज़ेदार बात यह है कि हर नया दौर वो पिछले दौर की डाली नींव पर ही अपनी इमारत खड़ी करता है। तो कहानी शुरू होती है पाषाण युग यानी स्टोन एज से, वो दौर जब इंसान के हथियार और औजार सिर्फ पत्थर के थे। हाँ, एकदम शुरुआत। स्रोत के मुताबिक ये बहुत लंबा कालखंड है, लगभग 70,000 ईसा पूर्व से लेकर करीब 4,000 ईसा पूर्व तक। जी हाँ, काफी लंबा समय। और इसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पूरा पाषाण मतलब पुराना, मध्य पाषाण यानी बीच का, और नव पाषाण नया। ये देखना कमाल का है कि कैसे वक्त के साथ औजारों का आकार, उनकी बनावट, वो सब बदलता गया। सही कहा। पूरा पाषाण काल में बड़े थोड़े बिडौल किस्म के पत्थर के औजार थे। हाँ, जो शिकार और चीजों को तोड़ने फोड़ने के काम आते थे। तब इंसान, आप कह सकते हैं, शिकारी संग्राहक था। मतलब शिकार और कंदमूल। हाँ, शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके गुजारा करता था और ज्यादातर घुमंतू जीवन जीता था। अच्छा। फिर आया मध्य पाषाण काल। इस दौर में, जैसा कि स्रोत बताता है, जलवायु में बदलाव आया। ओ, क्लाइमेट चेंज। हाँ, वो जो आइस एज का आखिरी दौर था, प्लीस्टोसीन, वो खत्म होकर होलोसीन युग शुरू हुआ। मौसम गर्म और नम हुआ। तो उसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि औजार छोटे और ज्यादा नुकीले हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर। हाँ, छोटे पैने पत्थर के टुकड़े। इनका इस्तेमाल तीर कमान या भाले की नोक बनाने में होता था। इसी दौर में पशुपालन और मछली पकड़ने की भी शुरुआत हुई। अच्छा। मतलब इंसान धीरे धीरे प्रकृति पर अपनी निर्भरता कम करने के रास्ते तलाश रहा था। और फिर आया नवपाषाण काल, जिसे क्रांति भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, नवपाषाण क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जीवन शैली में एक बुनियादी बदलाव आया। बहुत बड़ा बदलाव। क्या था वो? सबसे बड़ा बदलाव था स्थायी कृषि की शुरुआत। खेती। हाँ, परमानेंट एग्रीकल्चर। स्रोत मेहरगढ़ का उदाहरण देता है, जो आज के बलूचिस्तान में है। वहाँ लगभग 7,000 ईसा पूर्व से गेहूं और कपास जैसी फसलों की खेती के शुरुआती सबूत मिलते हैं। 7,000 ईसा पूर्व। जी, कृषि की शुरुआत का मतलब था कि अब इंसान को भोजन के तलाश में लगातार भटकने की जरूरत नहीं रही। हाँ, एक जगह टिक कर रह सकता था। बिल्कुल, वो एक जगह टिक कर रहने लगा, जिससे स्थायी बस्तियां यानी गांव बसने लगे। यहीं से एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन और संस्कृति की नींव पड़ी। पहिए का आविष्कार भी इसी दौर की देन माना जाता है। अच्छा, तो पत्थर के बाद फिर धातु का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? क्या वो एकदम से हो गया? नहीं नहीं, एकदम से नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। नवपाषाण के बाद आता है ताम्र पाषाण युग या कैल्कोलिथिक एज। ताम्र मतलब तांबा। हाँ, कैल्को मतलब तांबा और लिथिक मतलब पत्थर। करीब 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। जैसा नाम से जाहिर है, इस दौर में पहली बार पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे यानी कॉपर का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा, तो ये धातु युग की शुरुआत थी। बिल्कुल, एकदम शुरुआती आहट। ये बस्तियां ज्यादातर ग्रामीण थीं, लेकिन स्रोत बताता है कि कुछ नियोजित बस्तियां भी थीं, जैसे महाराष्ट्र में इनाम गांव। इनाम गांव, वहाँ क्या खास था? वहां घरों के व्यवस्थित नक्शे मिले हैं, फसल चक्र अपनाने के संकेत हैं और शायद सिंचाई के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। नावदा टोली, जो नर्मदा किनारे है, वहां से पता चलता है कि कई तरह की फसलें उगाई जाती थी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, तांबे के औजार आ गए थे, फिर भी बड़े शहर क्यों नहीं बसे इस दौर में? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, देखिए, तांबा पत्थर से बेहतर जरूर था,
लेकिन ये बहुत मजबूत धातु नहीं है। अच्छा। खास तौर पर गंगा के मैदानों की सख्त जमीन या काली मिट्टी वाले इलाकों में गहरी जुताई के लिए तांबे के हल उतने कारगर नहीं थे। दूसरा, शायद सिंचाई की तकनीकें अभी उतनी विकसित नहीं हुई थी। इस वजह से कृषि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इतना अतिरिक्त अनाज यानी सरप्लस पैदा नहीं हो पाया कि वो बड़ी संख्या में गैर कृषि आबादी जैसे राजरा, कारीगर, व्यापारी, हाँ, उनका पेट भर सके और बड़े शहरों का विकास हो सके। उसके लिए एक और तकनीकी छलांग जरूरी थी। और वो छलांग उत्तर पश्चिम में लगी। हाँ, यहाँ से बात और मजेदार हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि जब ये ताम्रपाषाण संस्कृतियां चल रही थीं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में कुछ बहुत ही अद्भुत घट रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी क्रांति थी। मतलब सोचिए, आज से लगभग 4500 साल पहले योजनाबद्ध शहर। जी हाँ, कमाल की बात है। स्रोत में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन जैसे शहरों का जिक्र है। इनकी नगर योजना तो कमाल की है। सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई वो ग्रिड पैटर्न। हाँ, ग्रिड पैटर्न। ढकी हुई नालियां, मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, ग्रेट पाथ। ग्रेट बात, हाँ। लोथल का बंदरगाह और धौलावीरा में वो पानी सहेजने का सिस्टम, ये सब उस जमाने के हिसाब से तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। इस शहरीकरण के पीछे कई वजह थीं। एक तो सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान थे। हाँ। उस समय की जलवायु भी अनुकूल थी। माना जाता है कि तब आज से ज्यादा बारिश होती थी। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण, कांस्य यानी ब्रॉन्ज तकनीक का विकास। कांसा? वो तांबे से अलग कैसे था? तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया, जो तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था। ओके। कांसे के बेहतर औजारों और शायद हल के इस्तेमाल ने कृषि उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी की। सरप्लस बढ़ा। और उसी सरप्लस से शहर बसे? हाँ, उसी अधिशेष ने शहर, व्यापार, शिल्प में विशेषज्ञता, जैसे सुंदर बर्तन बनाना, लाजवाब मोहरें तराशना, मनके बनाना, इन सबको संभव बनाया। इनका व्यापार मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला था। सच में? हाँ, इसके पुरातात्विक सबूत मिलते हैं। और जैसा आपने कहा, इनकी नगर योजना और साफ सफाई का इंतजाम अद्भुत था। लेकिन इस सभ्यता का असली कमाल सिर्फ ईंटों या नालियों में नहीं, बल्कि मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन में था। मानकीकरण मतलब हजारों किलोमीटर दूर बसे शहरों में एक जैसे वजन, माप और यहाँ तक कि ईंटों का आकार मिलना, ये उस जमाने के हिसाब से एक संगठनात्मक चमत्कार था। ये तो वाकई कमाल है। और हाँ, इनकी अपनी एक लिपि भी थी, जिसे दुर्भाग्य से हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अरे हाँ, वो तस्वीरें जैसी लिपि। हाँ, वही। वो इस महान सभ्यता का एक अनसुलझा रहस्य है। इतनी व्यवस्थित और उन्नत सभ्यता, इसका पतन हमेशा हैरान करता है। स्रोत इसके पीछे कई संभावित कारण बताता है। पर्यावरण में गिरावट, नदियों का रास्ता बदलना, शायद बाहरी आक्रमण भी। क्या ये पतन अचानक हुआ या ये एक लंबी, धीमी प्रक्रिया थी? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये पतन संभवतः एक धीमी प्रक्रिया थी, अचानक नहीं हुआ। अच्छा, ये लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई होगी और कई सदियों तक चली होगी। और इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई कारण मिलकर जिम्मेदार रहे होंगे। जैसे स्रोत में पारिस्थितिक कारणों की बात है, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई होगी, ईंटें पकाने और खेती के लिए जमीन साफ करने के लिए। जलवायु परिवर्तन भी हुआ होगा, जिससे शायद सरस्वती जैसी नदियां सूख गई और सिंधु का प्रभाव बदला। इन सब ने धीरे धीरे जमीन को कम उपजाऊ बना दिया होगा। और बाहरी हमले? कुछ क्षेत्रों में बाहरी हमलों के भी संकेत मिलते हैं, लेकिन वो कितने निर्णायक थे इस पर अभी बहस है। नतीजा ये हुआ कि शहर धीरे धीरे उजड़ने लगे, व्यापार घट गया और शहरी जीवन की विशेषताएं, जैसे वो सुनियोजित नगर, लिपि, मोहरें, वजन माप, वो सब धीरे धीरे गायब हो गई। तो लोग वापस गांवों की ओर लौट गए। हाँ, आबादी का एक बड़ा हिस्सा फिर से ग्रामीण और कृषि आधारित जीवन की ओर लौट गया। हड़प्पा के पतन के बाद के दौर को वैदिक काल कहा जाता है ना, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। जी, वैदिक काल। स्रोत के अनुसार इसका नाम वेदों पर पड़ा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो इस काल की जानकारी के मुख्य साहित्यिक स्रोत हैं। बिल्कुल। इसी दौरान सप्त सिंधु क्षेत्र में, मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इलाके में, आर्यों का आगमन या उभार देखने को मिलता है। हाँ, आर्यों की बात आती है यहाँ। इस काल को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या थे?
ऋग्वेदिक काल जिसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से ऋग्वेद से मिलती है, उसमें आर्य मुख्यतः पशुपालक थे। पशुपालक मतलब गाय वगैरह पालते थे। हाँ, गाय उनके लिए धन का मुख्य स्रोत थी। समाज कबायली था, जन कहलाता था, और काफी हद तक समतावादी भी, मतलब ऊंच नीच उतनी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था तब नहीं थी। उसके बीज दिखते हैं, पर वो कर्म आधारित और लचीली थी, जन्म आधारित नहीं। कृषि का महत्व कम था। ऋग्वेद में जौ यानी यव का उल्लेख है, लेकिन मुख्य जोर पशुपालन पर था। राजा, जिसे राजन कहते थे, वो कबीले का मुखिया होता था, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी। कोई टैक्स वगैरह नहीं था। कोई स्थायी सेना या नियमित कर प्रणाली नहीं थी। लोग अपनी मर्जी से राजा को बलि नाम की भेंट या नजराना देते थे। अच्छा, और फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बड़ा बदलाव आया जिसने उत्तर वैदिक काल को अलग कर दिया। हाँ, वो बड़ा बदलाव था लोहे का व्यापक प्रयोग, आयरन। लोहा। हाँ, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में लोहे के इस्तेमाल के पुरातात्विक सबूत मिलने लगते हैं। इसने पूरी कहानी बदल दी। कैसे? लोहे से क्या फर्क पड़ा? लोहे के औजारों, खासकर मजबूत कुल्हाड़ियों और हल्के फाल से गंगा के घने जंगलों को साफ करना और वहां की सख्त जमीन पर खेती करना संभव हुआ। ओके, तो खेती आसान हो गई। हाँ, अब कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। इससे स्थायी और बड़े गांवों व बस्तियां बसने लगी, जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी के शुरुआती स्तर। उत्पादन बढ़ा, थोड़ा सरप्लस भी होने लगा। इस तकनीकी और आर्थिक बदलाव का समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ा? जाहिर है पड़ा होगा। जबरदस्त असर पड़ा। स्थायी कृषि और क्षेत्रीय विस्तार के साथ पहले के छोटे कबायली समूह, जो जन कहलाते थे, अब निश्चित भूभाग वाले छोटे राज्यों में बदलने लगे। इन्हें जनपद कहा गया। जनपद मतलब जहां जन ने पैर रखा। बिल्कुल। राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। अब राजा का पद ज्यादातर वंशानुगत होने लगा। हेरिडिटरी। हाँ, राजा बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, जैसे राजसूई, अश्वमेध, अपनी सत्ता जताने के लिए। स्थायी सेना रखने की शुरुआत हुई, और वो जो बलि थी ना, हाँ, वो भेंट, वो अब एक नियमित कर यानी टैक्स का रूप लेने लगी। और समाज में वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ? समाज में भी बड़े बदलाव आए। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब जन्म आधारित और ज्यादा कठोर होने लगी। ब्राह्मणों का महत्व कर्मकांडों और यज्ञों के बढ़ने से काफी बढ़ गया। क्षत्रिय शासक और योद्धा वर्ग बन गए। वैश्य मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार से जुड़े थे, और शूद्रों का काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना माना गया। धर्म में भी कर्मकांड, यज्ञ और पशु बलि का महत्व बहुत बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल के बाद यानी 600-400 ईसा पूर्व, जिसे स्रोत पोस्ट वैदिक काल कहता है, ऐसा लगता है भारत का राजनीतिक और शहरी नक्शा फिर से बदल रहा था। बिल्कुल। लोहे का और बेहतर इस्तेमाल हुआ, खेती की तकनीकें सुधरी, जैसे धान की रोपाई शुरू हुई, जिससे पैदावार बढ़ी। अच्छा, धान की रोपाई। हाँ, वेट पैडी कल्टीवेशन और बढ़ते सरप्लस उत्पादन ने व्यापार और वाणिज्य को जबरदस्त बढ़ावा दिया। सिक्के, जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, उनका चलन शुरू हुआ। सिक्के भी आ गए। हाँ, इन सब के मिले जुले असर से शहर एक बार फिर से उभरने लगे। इसे भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। पहला हड़प्पा और ये दूसरा। बिल्कुल। राजनीतिक रूप से छोटे छोटे जनपद अब आपस में लड़कर या मिलकर बड़े राज्यों का रूप लेने लगे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपद कितने थे ये? बौद्ध और जैन ग्रंथ ऐसे 16 महाजनपदों की सूची देते हैं। काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। 16, और इन 16 में से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इसके पीछे क्या खास वजह थी? मगध में ऐसा क्या था? मगध, जो आज के दक्षिणी बिहार और झारखंड के हिस्से में था, उसके उदय के पीछे कई कारण थे। एक तो ये गंगा के मैदान में था, जमीन बेहद उपजाऊ थी, चावल की अच्छी पैदावार होती थी। ठीक है। दूसरा, इसके पास ही छोटा नागपुर के पठार में लोहे के अयस्क की भरपूर खदानें थी। लोहा फिर से। हाँ, जिससे मजबूत हथियार और औजार बनाना आसान था। तीसरा, इसकी दोनों राजधानियां, पहले राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, और बाद में पाटलिपुत्र, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी, सामरिक दृष्टि से बहुत सुरक्षित थी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बिल्कुल। चौथा, नदियों के जरिए यातायात और व्यापार की अच्छी सुविधा थी। और पांचवा,
मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु और बाद में नंद वंश के महापद्मानंद जैसे कई महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक मिले, जिन्होंने विस्तारवादी नीतियां अपनाईं। और इसी शक्तिशाली मगध के मंच पर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। एकदम सही। इसी पृष्ठभूमि में लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य, कौटिल्य, हाँ, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी मदद से मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये भारत का पहला विशाल, केंद्रीकृत और आप कह सकते हैं अखिल भारतीय साम्राज्य था। कितना बड़ा था ये? इसका विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। बाप रे, बहुत बड़ा। हाँ, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए सम्राट अशोक, लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व। अशोक महान। जी, कलिंग यानी आज के ओडिशा के युद्ध में हुए भयानक रक्तपात देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने युद्ध की नीति त्याग कर धम्म की नीति अपनाई। ये धम्म क्या था? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये सभी धर्मों का सार था, एक तरह की नैतिक आचार संहिता, मॉरल कोड। अच्छा, इसमें क्या-क्या शामिल था? इसमें बड़ों का आदर करना, दासों और सेवकों के प्रति नरम व्यवहार रखना, सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता दिखाना, अहिंसा मतलब जीवों को बेवजह कष्ट न देना, सच बोलना और जन कल्याण के काम करना। जैसे सड़कें बनवाना, पेड़ लगवाना, अस्पताल खोलना। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों को शिलालेखों और स्तंभ लेखों पर खुदवाकर साम्राज्य के कोने-कोने में लगवाया, ताकि आम लोग उन्हें पढ़ और समझ सकें। इतना विशाल साम्राज्य और अशोक जैसा शासक, फिर इसका पतन क्यों और कैसे हुआ? स्रोत सिर्फ कमजोर उत्तराधिकारी और वित्तीय संकट की बात करता है। क्या ये वजह काफी थी या कुछ और भी था? हाँ, कमजोर उत्तराधिकारी और वित्तीय संकट तो प्रमुख कारण थे ही। वित्तीय संकट शायद अशोक के बड़े पैमाने पर जन कल्याण कार्यों और धर्म प्रचार पर खर्च और साथ ही विशाल सेना और नौकरशाही के रखरखाव के कारण हुआ होगा। हो सकता है। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि इतने विशाल साम्राज्य को उस जमाने के धीमे परिवहन और संचार साधनों के साथ कुशलता से चलाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये बात तो है। दूर दराज के प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल होता गया होगा। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विघटन तेजी से होने लगा और लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और उसने शुंग वंश की नींव डाली। जी हाँ, शुंग वंश। तो मौर्यों के पतन के बाद फिर से विखंडन का दौर आया। लगता है इतिहास खुद को दोहराता है। हाँ, कुछ हद तक। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी करीब 500 सालों तक भारत में फिर से राजनीतिक विखंडन का दौर रहा। 500 साल? जी। इस दौरान उत्तर पश्चिम सीमा से कई विदेशी समूहों के आक्रमण हुए और उन्होंने यहाँ अपने राज्य स्थापित किए। स्रोत बताता है कि इनका क्रम इस प्रकार था। सबसे पहले हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन ग्रीक। हाँ, वही। फिर शकाय, फिर पहलव यानी पार्थियन और अंत में कुषाण, कनिष्क। हाँ, इनमें कुषाण सबसे शक्तिशाली साबित हुए, खासकर सम्राट कनिष्क के समय में, जो शायद पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे। कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत में वाराणसी तक फैला था। उन्होंने प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट के एक अहम हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे उन्हें व्यापार से बहुत फायदा हुआ। अच्छा, सिल्क रूट। और इसी समय भारत के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था? क्या वहां कोई बड़ी देशी शक्तियां थीं? बिल्कुल। जहां उत्तर पश्चिम में विदेशी शासक थे, वहीं भारत के अन्य हिस्सों में देशी राजवंश भी उभर रहे थे। मगध क्षेत्र में मौर्यों के बाद शुंग और फिर कण्व वंश का शासन रहा। दक्कन में सातवाहन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। सातवाहन, कहाँ था इनका राज? इनका साम्राज्य महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक फैला था। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी तटों पर बंदरगाहों का विकास किया और रोमन साम्राज्य के साथ जो समुद्री व्यापार बढ़ रहा था, उससे खूब लाभ कमाया। रोमन साम्राज्य से व्यापार? जी हाँ, ये पूरा दौर लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक वास्तव में व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। सिक्के बहुतायत में ढाले गए, कई नए शहर और व्यापारिक केंद्र विकसित हुए।
इसीलिए स्रोत इसे मर्केंटाइल एरा यानी वाणिज्यिक युग भी कहता है। दिलचस्प। सांस्कृतिक रूप से ये दौर कैसा था? सांस्कृतिक रूप से भी ये बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण दौर था। इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो शाखाओं में बढ़ गया, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान, इनमें क्या फर्क था? मोटा मोटा फर्क ये था कि महायान बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति पूजा पर जोर देता था, जबकि हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानता था और उनके मूल उपदेशों पर ज्यादा जोर देता था। अच्छा, और कला? कला के क्षेत्र में गांधार शैली, जिस पर यूनानी रोमन प्रभाव दिखता है, और मथुरा शैली, जो पूरी तरह स्वदेशी थी, उनका विकास हुआ। इनमें बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुत सुंदर मूर्तियां बनी। साथ ही ब्राह्मण धर्म का भी पुनरुत्थान हुआ। भागवत धर्म यानी विष्णु पूजा और शैव धर्म यानी शिव पूजा लोकप्रिय हुए। संस्कृत भाषा का महत्व फिर से बढ़ा और कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। और सुदूर दक्षिण भारत में इस दौरान क्या स्थिति थी? क्या वहां भी कुछ हलचल थी? स्रोत दक्षिण भारत के संगम काल का भी जिक्र करता है। इसका समय भी लगभग यही मोटे तौर पर 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी माना जाता है। संगम काल? हाँ, यहाँ यानी तमिलनाडु और केरल के हिस्सों में 3 प्रमुख राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल, पांड्य। हाँ, हमें इस काल की जानकारी मुख्य रूप से संगम साहित्य से मिलती है, जो तमिल भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। इस साहित्य से उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, युद्धों और संस्कृति का पता चलता है। यहाँ भी रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार जोरों पर था। यहाँ भी रोमन व्यापार? हाँ, इसके पुरातात्विक प्रमाण अरिकामेडु, जो पुदुचेरी के पास है, जैसी जगहों पर रोमन सिक्के, बर्तन वगैरह मिलने से होते हैं। फिर इस विखंडन और व्यापारिक समृद्धि के दौर के बाद क्या हुआ? क्या फिर से कोई बड़ा साम्राज्य बना? हाँ, बना। लगभग 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य में उत्तर भारत में कुषाणों और दक्कन में सातवाहनों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इसी राजनीतिक शून्य को भरते हुए एक नए शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य? जी, लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। स्रोत बताता है कि इसके शुरुआती शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः कुषाणों के सामंत थे। सामंत मतलब उनके अधीन? हाँ, अधीन शासक। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम, जो लगभग 320 से 335 ईस्वी तक थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज? हाँ, उनके पुत्र समुद्रगुप्त लगभग 335 से 380 ईस्वी उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। उन्हें उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण कुछ इतिहासकार भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन? हाँ। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, लगभग 380 से 415 ईस्वी, उन्होंने साम्राज्य को और सुदृढ़ किया और शकों को हराया। विक्रमादित्य? ये नाम तो बहुत सुना है। जी हाँ, बहुत प्रसिद्ध शासक थे। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा जाता है। स्रोत भी इसका जिक्र करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि इस पर इतिहासकारों में बहस है। ये बहस क्यों है? क्या ये वाकई सभी के लिए स्वर्ण युग था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। स्वर्ण युग कहने के पीछे वजह है। इस काल में कला, जैसे अजंता की चित्रकला, मंदिरों का निर्माण। हाँ, मंदिर बनने शुरू हुए। जी, साहित्य जैसे कालिदास की रचनाएं, विज्ञान और गणित जैसे आर्यभट्ट का काम, शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास, इन सब में अद्भुत प्रगति हुई। प्रशासन भी सुव्यवस्थित था। तो फिर बहस क्यों? बहस इसलिए कि जैसा आपने पूछा, क्या ये सभी के लिए स्वर्ण युग था? शायद नहीं। ये उपलब्धियां ज्यादातर उच्च वर्ग, राजदरबार और शहरी केंद्रों तक सीमित रही होंगी। अच्छा। आम किसानों, निचली जातियों या महिलाओं की स्थिति में शायद उतना क्रांतिकारी सुधार ना आया हो। वर्ण व्यवस्था और कठोर हुई, छुआछूत बढ़ी। इसलिए इतिहासकार अब स्वर्ण युग शब्द का इस्तेमाल ज्यादा सावधानी से करते हैं। वो मानते हैं कि यह शायद एक श्रेष्ठ युग या क्लासिकल एज था, जहां संस्कृति और ज्ञान के कुछ क्षेत्रों में शिखर प्राप्त हुआ, पर सामाजिक समानता या सभी की समृद्धि का दावा करना मुश्किल है। ये बात समझने वाली है। स्रोत शायद इन बारीकियों में ना गया हो, पर यह बहस मौजूद है। और इस महान गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? क्या हुआ इसके साथ? गुप्त साम्राज्य भी हमेशा कायम नहीं रहा। 5वीं शताब्दी के मध्य से उत्तर पश्चिम से हूणों के आक्रमण शुरू हो गए। ओह, हूण, वो बर्बर हमलावर? हाँ, हालांकि शुरुआती गुप्त शासक जैसे स्कंदगुप्त ने उन्हें सफलतापूर्वक रोका, लेकिन इन आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया।
बाद के गुप्त शासक उतने योग्य नहीं थे। और क्या कारण थे? स्रोत पतन के अन्य कारण भी बताता है। लगातार होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध, क्योंकि सबसे बड़े बेटे के ही राजा बनने का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। अच्छा। सामंतों का शक्तिशाली होते जाना। राजा अक्सर अधिकारियों को नकद वेतन की जगह भूमि अनुदान देते थे, जिससे स्थानीय सामंत ज्यादा ताकतवर हो गए और मौके की तलाश में रहते थे कि कब स्वतंत्र हो जाएं। ओह, ये तो अंदरूनी कमजोरी हो गई। हाँ, और व्यापार में गिरावट भी आई। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था और मध्य एशिया में हूणों की उथल-पुथल से भारत का विदेशी व्यापार, खासकर रेशम व्यापार, बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे गुप्तों की आय कम हो गई। इन सब कारणों ने मिलकर लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंत कर दिया। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही? फिर से छोटे राज्य? हाँ, गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत एक बार फिर कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। स्रोत इनमें से कुछ प्रमुख का जिक्र करता है, जैसे थानेश्वर, जो आज के हरियाणा में है, वहां का वर्धन वंश, कन्नौज का मौखरी वंश और वल्लभी, गुजरात का मैत्रक वंश। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था? इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए वर्धन वंश के हर्षवर्धन, शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन जी, उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी संभाली और फिर अपनी बहन के राज्य कन्नौज को भी अपने नियंत्रण में लेकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को फिर से एकजुट करने का प्रयास किया। उन्हें सकलोत्तर पथनाथ भी कहा गया। सकलोत्तर पथनाथ मतलब? यानी संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र का स्वामी। चीनी यात्री ह्वेनसांग उन्हीं के समय में भारत आए थे और उन्होंने हर्षवर्धन के राज्य का काफी अच्छा वर्णन किया है। तो क्या हर्षवर्धन गुप्तों जैसा एक विशाल साम्राज्य बनाने में कामयाब रहे? उत्तर भारत में तो उन्होंने काफी सफलता पाई, लेकिन उनकी दक्षिण विजय की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। क्यों? क्या हुआ? जब उन्होंने नर्मदा नदी पार करके दक्कन में प्रवेश करने की कोशिश की, तो वहां के शक्तिशाली चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें हरा दिया। ओह, हार गए वो। हाँ, ये उनकी एक बड़ी हार थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई और उसके बाद उनका साम्राज्य भी तेजी से बिखर गया। उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक अस्थिरता और विखंडन का दौर शुरू हो गया। इसी पृष्ठभूमि में आगे चलकर 8वीं-9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसी नई शक्तियों का उदय हुआ, जो हमें प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की ओर ले जाता है। तो ये था प्राचीन भारतीय इतिहास का एक लंबा और वाकई घटनापूर्ण सफर। पाषाण युग की वो साधारण शुरुआत से लेकर कांस्य युगीन शहरीकरण, फिर लोहे के इस्तेमाल से बने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, और फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उभार। जी हाँ, एक बहुत बड़ा कैनवस है ये। हमने देखा कि कैसे तकनीक, पत्थर से तांबा, कांसा और फिर लोहा, साथ ही पर्यावरण, व्यापार और नए विचारों ने मिलकर इस उपमहाद्वीप की कहानी को लगातार नया मोड़ दिया। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यह हमें दिखाता है कि इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। इसमें निरंतरता भी है और परिवर्तन भी। हाँ, ये तो देखा हमने। साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना एक चक्र की तरह चलता रहा है, लेकिन हर चक्र अपने पीछे कुछ स्थायी बदलाव छोड़ जाता है, चाहे वो नई तकनीक हो, समाज की संरचना हो या संस्कृति और विचार हो। हमने एकीकरण और विखंडन की लहरें देखी। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने विशाल क्षेत्रों को एक साथ लाया, लेकिन उनके पतन के बाद फिर से क्षेत्रीय ताकतें हावी हो गईं। शायद सोचने वाली बात यह है कि इतिहास की ये तमाम परतें, ये अलग अलग संस्कृतियां, बाहरी संपर्क, एकीकरण के प्रयास, ये सब विचार विमर्श आज के भारत की जो विविधता और जटिलता हम देखते हैं, उसे समझने में हमारी कैसे मदद करती हैं। सही कहा। और इससे एक सवाल जरूर मन में आता है कि अतीत की वो कौन सी गूंज है जो आज भी हमारे वर्तमान में सबसे साफ सुनाई देती है।